एस्ट्रॉन टेक्समैन में नए वीडियो के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें ये मालूम हो सके कि जो चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ, मैं उनको समझाने में सक्षम हूँ कि नहीं हूँ, और यदि कुछ कमियाँ हों तो आने वाले वीडियो में इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन में इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में म्यूचुअल फंड काफ़ी पॉपुलर एवेन्यूज़ हो गया है, और एक आम आदमी यदि चाहता है कि इसमें म्यूचुअल फंड में इसको इन्वेस्टमेंट करना है या करना चाहिए, तो उनके मन में आमूमन एक सवाल आता है कि वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स यानी म्यूचुअल फंड कहाँ परचेज करें, और यदि परचेज करेंगे तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, और इसके अलावा कुछ और प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। सबसे पहला सवाल कि यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमें किन किन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा और उसके लिए नीडेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले कि यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको नो योर कस्टमर कंप्लायंस होना पड़ेगा। इसका मतलब कि इसके लिए जो नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बैंक में भी है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी है। वो आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपकी बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें चेकबुक इशू होना चाहिए, और चेकबुक भी पर्सनलाइज चेकबुक होना चाहिए, यानी आपके चेकबुक में आपका नाम नीचे जहाँ दस्तखत है उसके नीचे आपका नाम होना चाहिए, जिसको हम पर्सनलाइज चेकबुक कहते हैं। ये 3-4 डॉक्यूमेंट आप लेंगे तो आप केवाईसी कंप्लायंस करवा पाएंगे। लेकिन यदि आप पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड के, तो ये आपका फोलियो आप पहले से ही केवाईसी कंप्लायंट होंगे। ये प्रक्रिया एक ही बार करनी होती है, और यदि नए इन्वेस्टर्स हैं, जैसा मैंने बताया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे। और ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में एक और कंडीशंस है कि जो आपके आधार कार्ड हों वो मोबाइल इनेबल्ड आधार कार्ड हों। इसका मतलब कि यदि ऑनलाइन आप केवाईसी करवाना चाहेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा उसी नंबर पे जो कि आधार कार्ड के साथ अटैच है। लेकिन यदि आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। यदि ऑफलाइन करना हो तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, बता दूं, आगे हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन करना हो तो किस प्लेटफॉर्म पे जाके कैसे करना है, ये भी आगे चर्चा करेंगे। अब अगला सवाल कि म्यूचुअल फंड हमें परचेस करना है तो उसके लिए हम कहाँ जाएं। तो सामान्य तौर पे इसके लिए 5 तरीके हैं, 5 वेज हैं जहाँ से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी वेज से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड के पास ही जाता है, जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। तो पहला वे है कि आप सीधा ही जाके एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर दें, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा। एक तरीका ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकता है, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। दूसरा तरीका है आप किसी ऐप के थ्रू, आज के दिन में बहुत सारे ऐप बाज़ार में हैं, जो ऐप आपको कन्वीनियंट लगे, कस्टमर फ्रेंडली लगे, उस ऐप के थ्रू भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तीसरा है कि यदि आपको लगता है किसी बैंक में अकाउंट है तो आप बैंक के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन है, चार जो ऑल 5 वेज हैं, इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। चौथा वे है कि कोई यदि एडवाइज़र है, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र है या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, उसके थ्रू हेल्प लेके भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और पांचवा वे है कि रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट के थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हर वेज में कुछ न कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको ध्यान रखना और ये पता करना कि आप किस प्लेटफॉर्म पे कन्वीनियंट हैं, अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये 5 वेज जो हैं, इन ऑल वेज का अपने अपने लिमिटेशंस हैं और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि सीधे आप
कंपनी के या एएमसी के वेबसाइट पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप उसके वेबसाइट पे जाएं, और यदि ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप उसकी ऑफिस में जाएं। फॉर एग्जांपल, यदि आप निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में किसी उसके पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड आप अपने गूगल में डालें और आपको उसकी वेबसाइट दिख जाएगी, और उसको क्लिक करने के बाद सिंपल नेविगेशन है, पहले रजिस्टर करना होता है। ऐसा उसमें कोई जानकारी नहीं है जो एक नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल कंप्यूटर से भी है उसको ये समझ में ना आए। इट्स वेरी सिंपल नेविगेशन। और यदि आप कंप्यूटर से भी नहीं है, आपको लगता है कि ऑनलाइन में पता नहीं क्या हो जाए, तो आप उसके ऑफिस में जाएं। फॉर एग्जांपल, यदि निप्पॉन इंडिया, तो निप्पॉन इंडिया के ऑफिस में जाके आप उनसे फॉर्म भर के जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सीधा करने से आपको कोई भी एडवाइस आपको नहीं मिलेगी। इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं मैं कि म्यूचुअल फंड में 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक, क्या आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए, क्योंकि 2 ही पॉइंट्स होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस और एक ट्रांजैक्शन। यदि केवल ट्रांजैक्शन करना हो तो मेरे हिसाब से किसी को भी आज के दिन में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी कन्वीनियंट हो वो इन्वेस्ट कर सकता है, ट्रांजैक्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में, कोई ज़रूरत नहीं है एडवाइज़र की। नंबर 2, यदि आपको एडवाइज़र की ज़रूरत है तो आप एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार में यदि आप रातों रात करोड़पति बनना नहीं चाहते हैं तो आज के दिन में सोशल मीडिया पे इतने इन्फॉर्मेशंस हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि यदि आप चाहते हैं कि 12, 14, 15% का रिटर्न आपको अगले 20 साल तक मिले तो आप आसानी से इसमें फ़ंड अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें डिपेंड करती है आपके फाइनेंशियल प्रूडेंस पे। अब बातें आती हैं कि वेबसाइट के थ्रू सीधे जो एएमसी में करेंगे उसके ऑफिस में जाएं, उसके वेबसाइट पे जाएं। इसमें आपको दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर और डायरेक्ट का इम्पैक्ट क्या होता है, एक सिंपल सामान्य शब्दों में जान लें कि रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होते हैं, जिससे उसके परफॉर्मेंस जो है उसका डायरेक्ट की तुलना में कम होती है, और डायरेक्ट में आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन डायरेक्ट में आपको कोई एडवाइस नहीं मिलेगी कहीं आपसे। लेकिन रेगुलर लेंगे तो आपको एडवाइज़र की सलाह जब चाहें आपको मिल सकती है। सो यहाँ दोनों ही प्लान अवेलेबल हैं। दोनों ही प्लान लेने के कारण आपके 20-30 सालों में कॉर्पस पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा प्लेटफॉर्म है कि आप किसी ऐप को, आज के दिन में 20, 30, 40, 50 ऐप, पता नहीं कितने ऐप हैं, जो ऐप आपको कन्वीनियंट लगे, कस्टमर फ्रेंडली लगे, उस ऐप में जाके आप म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। इसका भी नेविगेशन काफ़ी सिंपल है, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान की सुविधा है। मैं फिर बता कर हूँ, रेगुलर मतलब आपको उस एडवाइज़र का जिसका आप ARN नंबर डालेंगे उसमें वो आपको सलाह देगा, और डायरेक्ट में आपको सलाह कोई नहीं देगा। तीसरा है बैंक के थ्रू। एक चीज़ और बता दूं, आप सीधा यदि डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में जाएंगे तो उसमें एक लिमिटेशंस भी हैं कि यदि आपने सोचा कि SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना हो तो आपको SBI के म्यूचुअल फंड के ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। आप निप्पॉन इंडिया के ऑफिस में जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब जिस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है उसी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐप में ये सुविधा क्या है कि आप जितने 41, 42 के आसपास AMCs आज के दिन में हैं, उन सारे AMCs में से किसी भी फंड में ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ भी आपको रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों ही की सुविधा, दोनों ही प्लान अवेलेबल हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तीसरा है बैंक के थ्रू। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो सामान्य अवस्था में यदि बैंक के थ्रू आप करेंगे तो यहाँ केवल आपको रेगुलर ऑप्शन ही मिलेगा, रेगुलर प्लान ही मिलेगा, डायरेक्ट प्लान नहीं मिलेगा। बिकॉज हर बैंक जो है किसी न किसी पर्टिकुलर AMCs का कॉरपोरेट एजेंट है, कॉरपोरेट एडवाइज़र है, वो आपके बिहाफ में वो इन्वेस्ट करता है और अपना कमीशन उनको मिलता है। इसमें बैंक की जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है। अच्छा परफॉर्म करे आपका म्यूचुअल फंड, खराब परफॉर्म करे, उससे बैंक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें एक लिमिटेशन और हैं। एक तो बताया कि रेगुलर प्लान ही मिलेंगे, दूसरा क्या है कि ये यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएंगे तो ये आपको इन्वेस्ट कराएगा केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड में। यदि आप चाहें कि आदित्य बिरला सन लाइफ के म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहें आप
SBI बैंक के थ्रू, तो वो नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। हर बैंक एक या दो कॉरपोरेट एजेंट, एक या दो AMCs के कॉरपोरेट एजेंट हैं, वो उसी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका बताएंगे। चौथा है किसी एडवाइज़र के थ्रू, क्योंकि जनाब वो एडवाइज़र है तो दोनों ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो किसी वो पर्टिकुलर AMCs का 2-3-4 AMCs का एडवाइज़र हो, या वो सभी AMCs के एडवाइज़र हों। तो जहां लिमिटेड नंबर के AMCs के एडवाइज़र हैं, वहां उसी लिमिटेड नंबर के म्यूचुअल फंड में ही आपका इन्वेस्टमेंट करवा पाएंगे, दूसरे में नहीं करा पाएंगे। और इसमें प्लान हमेशा रेगुलर मिलेगा, डायरेक्ट आपको प्लान नहीं मिलेगा, बिकॉज वो आपको एडवाइस कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके भी कुछ न कुछ रेम्यूनरेशन होने चाहिए। इसलिए वो केवल वो रेगुलर प्लान ही ऑफर करते हैं। और यदि सारे AMCs के वो एडवाइज़र हैं तो रजिस्टर्ड हैं, तो सारे म्यूचुअल फंड के फंड में वो इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा आपको दे सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के थ्रू। सॉरी जनाब, जितने भी 41-42 AMCs हैं वो सामान्य तौर पे दो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट में डिवाइडेड हैं। वो हैं केम्स और दूसरा है केफिन टेक्नोलॉजी। तो जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको एक ये भी ऑप्शन है कि उस म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट केम्स या केफिन में जाके आप बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक केम्स के साथ है, निपॉन इंडिया केफिन टेक के साथ है, HDFC केफिन टेक के साथ है। फॉर एग्जांपल यदि आप स्टेट बैंक में चाहते हैं इन्वेस्ट करना, स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप केम्स के ऑफिस में जाएं, फॉर्म लें और भरें। और साथ में जैसे मैंने बताया कि जो नीडेड है वो चेकबुक, आधार कार्ड, पैन नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी होगी आपको यदि आप ऑफलाइन जाते हैं तो। और यदि ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन में चूंकि आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ जाके किसी भी म्यूचुअल उस RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ केवल आपको डायरेक्ट की सुविधा, डायरेक्ट प्लान की सुविधा ही मिलती है। अब रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अब कुछ सवाल जो हमारे व्यूअर्स आम तौर पर हमसे पूछते रहते हैं उसके बारे में बातें कर लें। सबसे पहला सवाल कि यदि किसी इन्वेस्टर ने किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है और यदि वो ऐप या बंद हो गया हो, कारण या तो सेबी ने बंद करा दिया हो या कुछ और भी कारण हो, तो उसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने किया है उसके पैसे का क्या होगा। जनाब, जैसे मैंने पहले चर्चा की कि आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करें, पैसे आपके म्यूचुअल फंड कंपनी में जाते हैं, इसलिए वो ऐप बंद हो जाए वो ऐप रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसे आपके मिलेंगे। दूसरा कि आज मान लीजिए हमें जीरोधा ऐप मुझे पसंद आ रहा है, कल लगा कि एंजल ब्रोकिंग ठीक है, अपस्टॉक अधिक है या पेटीएम मनी है, जो भी है, तो क्या ये ट्रांसफ़र हो सकता है इस एक ऐप से दूसरे ऐप में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। जनाब, ऑलमोस्ट सारे ऐप में एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का, खासकर ये इंपोर्ट करने का होता है। तो जिस ऐप में आप जाना चाहते हैं उस ऐप में इंपोर्ट ऑप्शन करें और जहां है आपका उसका कुछ डिटेल मांगेगा और वहां से वो सारे इन्वेस्टमेंट आपके इस ऐप में आ जाएंगे। तो ये कोई दुविधा नहीं होना चाहिए कि हमने यदि जीरोधा में कर लिया तो ज़िंदगी भर जीरोधा में ही रहेंगे, दूसरे ऐप में हम नहीं जा सकते। एक आम समस्या है कि पैसे जब ज़रूरत होगी तो पैसे कैसे निकालेंगे। जनाब, मैंने कहा कि या तो आपने इन्वेस्टमेंट ऑफलाइन किया हो, ऑनलाइन किया हो, किसी भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से किया हुआ हो, आप रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसमें मोबाइल का OTP वगैरह मांगता है और उसके बाद अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट का क्या स्टेटस है। और उसी वेबसाइट के थ्रू कट ऑफ टाइम के पहले यदि आप रिक्वेस्ट करेंगे रिडेम्पशंस का, तो T+3 यानी जिस दिन आपने कट ऑफ टाइम के पहले रिक्वेस्ट किया रिडेम्पशंस का, उसके अगले 2 दिन, 2 बिजनेस डे, फॉर एग्जांपल यदि मंडे को आपने कट ऑफ टाइम के पहले रिडेम्पशंस का रिक्वेस्ट किया तो ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, प्रोवाइडेड ट्यूसडे और वेडनेसडे भी बिजनेस डे हों। यदि बीच में कोई हॉलीडे आता है तो जितने दिन हॉलीडे आते हैं उतने एक्सटेंड हो जाते हैं वो, तो तीसरे दिन पैसे आपके खाते में रहेंगे यदि आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हो और
आपने रिडम्पशन जो है ऑनलाइन कट ऑफ टाइम के पहले कर दिया है। अगला सवाल जो बहुत कॉमन सवाल हैं, लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। किसी को लगता है कि यदि हम हर महीने की 1 तारीख को एसआईपी का इंस्टॉलमेंट डेबिट करवाएं तो शायद हमें बेहतर रिटर्न मिलेगा। कोई कहता है नहीं 15 तारीख को कराएं, कोई 20 तारीख को कराएं। तो क्वेश्चंस ये आते हैं कि एसआईपी का इंस्टॉलमेंट हम किस डेट को डेबिट कराएं। हालांकि ये आप देख लीजिए सबसे पहला चीज़ कि जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा डेज का स्लॉट दिया है। लेकिन यदि किसी म्यूचुअल फंड में 1 से लेके लास्ट डे ऑफ द मंथ तक सारे स्लॉट्स दिए हुए हैं तो जनाब आप 1 तारीख को करें, 30 तारीख को करें, 20 तारीख को करें, जो परफॉर्मेंस है इसका, जो रिटर्न है, ऑलमोस्ट डिफरेंस नेग्लिजिबल है। 0.001% का फ़र्क, 0.01 का फ़र्क जनाब, इतना से डिफरेंस के लिए आप इसमें अपना एनर्जी एग्जॉस्ट ना करें कि पहले दिन कराएं, 5वें दिन कराएं, 10वें दिन कराएं, किसी दिन करा सकते हैं। ऑल टाइम इज़ गुड फॉर एसआईपी। एक चीज़ और, ये सारी बातें तो हैं कि यदि फ़ंड को सिलेक्ट कर लिए तो कैसे परचेज करेंगे, कहाँ से परचेज करेंगे, लेकिन जनाब फ़ंड को सिलेक्ट हम कैसे करेंगे। हालांकि फ़ंड को सिलेक्शन करने के बारे में बताना ये कोई 1-2 मिनट की बातें नहीं हैं, इट्स ऑल ए लॉन्ग इशूज़। लेकिन मोटा मोटा 2 चीज़ों को ध्यान में रखें, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और उसका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो। यदि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बातें करें तो ये कम से कम 10-15 साल का परफॉर्मेंस देखना ही चाहिए। पिछले 6 महीना और 1 साल ये रेफरेंस के लिए हो सकता है, लेकिन 1 साल या 6 महीने का परफॉर्मेंस डिसीजन लेने के लिए नहीं हो सकता है। और एक बात है और कि बेसिक फंडामेंटल्स हैं इन्वेस्टमेंट में। यदि आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 सालों के लिए, तो आपको इक्विटी सेगमेंट प्रीफर करना चाहिए। और यदि चाहते हैं कि साल 6 महीने का, 4 साल का, 3 साल का चाहिए तो आपको डेट सेगमेंट प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि जिसमें वोलेटिलिटी अधिक होता है, जो इक्विटी सेगमेंट्स में होते हैं, वो लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म हॉरिजन के साथ किया जाता है, और जिसमें वोलेटिलिटी कम होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि लंबे समय के लिए यदि इन्वेस्टमेंट करें यू गो फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड, और यदि आप छोटे समय के लिए कर रहे हैं तो यू गो फॉर डेट म्यूचुअल फंड। अदरवाइज छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके मुकद्दर पे डिपेंड करता है, चांसेज हैं कि आपको लॉस हो जाए। लेकिन यदि आपको ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट आपको 6 महीने में, 1 साल में बहुत सारे फंड्स हैं जो कि 50%, 60% का रिटर्न दिए हुए हैं, यदि बाई चांस आप उसी फंड में इन्वेस्ट कर दिए, हो सकता है कि साल भर में 50%, 60%, 70% का रिटर्न मिले। लेकिन अधिक संभावनाएं ये हैं कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको 10-20% का लॉस हो जाए। सो यदि आप इक्विटी सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय तक टिके रहें। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका, ये मेरे विचार थे, हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे विचार से सहमत हैं, अच्छी बात है। यदि आपको कुछ टिप्पणी करनी हो, यू आर ओपन, आप टिप्पणी कर सकते हैं कि ये अच्छी बातें हैं, ये अच्छी बातें नहीं हैं, ये आप इससे सहमत हैं, आप इससे सहमत नहीं हैं। बाकी निर्णय आपका स्वयं का। थैंक यू।